वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। सो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। और पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण, उनकी तरंग प्रकृति और वेव्स के, है ना, चुंबकीय विकिरणों के या तरंगों के गुण के बारे में हमने पढ़ा था कि वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, तरंग संख्या क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है ना, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब आज हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई वेव नेचर से, है ना, हम प्रकाश आ रहा था, लाइट आ रही थी, तो हम सबको वेव मान रहे थे, भी तरंग है तरंग है तरंग है। लेकिन वेव नेचर से, तरंग प्रकृति से बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस नहीं हो रही थी, है ना। तो हमने कहा कि नहीं, वेव भी है, जो भी चीज आपको वेव नजर आती है वो चीज पार्टिकल भी है, उसमें कण प्रकृति भी है। सिर्फ वेव प्रकृति मानो, है ना, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको कहा था कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो ब्रांच आ गई थी हमारे पास, और क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ पार्टिकल नेचर कंसीडर कर रही थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हम उनको वेव मान के चल रहे थे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ बातों को एक्सप्लेन करने में फ्लॉप हो रही थी। क्लासिकल मैकेनिक्स का मानना था कि भाई ये चीजें तरंग है तो ये तरंग रहेंगी, ये चीजें कण है तो कण रहेंगी, दोनों को मिलाओ मत, दोनों अलग है, कण अलग है, तरंग अलग है। तो अगर मैं विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अगर क्या मान लूँ, तरंग मान लूँ, ठीक है, तो तरंग मान लूँ, तो मेरे से कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। क्या एक्सप्लेन नहीं हो रहा था? तो अगर मुझे प्रकाश विद्युत प्रभाव समझाना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाना है, तो मैं वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, गड़बड़ हो गई भाई। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाना है तो अब नहीं मान सकते कि जो लाइट है वो क्या है, तरंग है। नहीं, तरंग गिरे तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? कंचे होते हैं ना, एक कंचा मारा तो पहला अपनी जगह से हिल गया, ठीक है, तो कंचा और दूसरा कंचा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर कण है तो गिरने वाला प्रकाश भी कण होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे हमारे वाली क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश गिरा, इलेक्ट्रॉन निकला, फिर लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन निकला, तो हम कहते हैं फोटोन गिरा इलेक्ट्रॉन निकला, फोटोन गिरा इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब एक कण गिरा तो एक कण निकल गया। ठीक है, तो अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना हो, अगर मुझे ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझना हो, मुझे कोई बॉडी से रेडिएशंस एमिट होना, है ना, विकिरण, कोई बॉडी मतलब कोई भी पदार्थ जो है वो विकिरण उत्सर्जित कर रहा है, उसके बारे में जानना हो, कृष्णी का विकिरण के बारे में जानना हो, तो नहीं समझा सकते अगर मैं लाइट को क्या मान लूँ, वेव मान लूँ। तो हम आज सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि भाई जो हमने क्लासिकल फिजिक्स पढ़ी थी, क्लासिकल फिजिक्स मानता है कि भाई ये जो प्रकाश है ये तरंग प्रकृति है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये कणीय प्रकृति है ना। और क्लासिकल मैकेनिक्स जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रही थी, तो न्यूटन्स लॉ आपके इस पे लगने नहीं थे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का मानना है कि भाई प्रकाश अगर तरंग है तो ठीक है, तो अगर तुम प्रकाश को तरंग मान लेते हो तो बच्चे तुम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हिंदी में लिखेंगे कृष्णिका विकिरण, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कृष्णिका विकिरण, या इंग्लिश में याद रखो इसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम नहीं समझा सकते। ठीक है, दूसरा हम क्या नहीं समझा सकते, तो बच्चे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं समझा पा रहे, हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं समझा पा रहे, और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, है ना, आगे हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो रेखीय स्पेक्ट्रम आ रहा है ना, हाइड्रोजन परमाणु, परमाणु स्पेक्ट्रम हमेशा क्या होता है, तो लाइन होता है, रेखीय होता है, उसको भी हम नहीं समझा सकते क्योंकि वेव तो कंटिन्यू होती है ना, तो कंटिन्यूस आना चाहिए ना। फिर आपका स्पेक्ट्रम लाइन आ रहा है, एक लाइन आई, फिर रुका, फिर दूसरी लाइन आई, फिर रुका, फिर तीसरी लाइन आई, तो ऐसा तो तब होता है जब कण गिरा हो, है ना, एक कंचा गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, तो शायद रुकने का। लेकिन वेव है तो वेव तो लगातार होती, वो कैसे रुकेगी? तो हम ये तीन चीजें कब नहीं समझा सकते, जब हम वेव नेचर मानते हैं। हम वेव को पार्टिकल मानते नहीं तो हम नहीं समझा पाएंगे, तो नहीं तो गड़बड़ है। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, चलो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आदर्श कृष्णिका विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो, ब्लैक बॉडी मतलब जरूरी नहीं है कोई काली चीज होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, हम मान लो कोई भी, मान लो एक मेटल है, ऐसा कुछ मैं ले लेती हूँ, है ना, उसका मैं एक ठोस गोला बना लेती हूँ, ऐसे जगह इतनी है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ एक छेद कर देते हैं कि भाई इसके अंदर लाइट जो है वो एंटर हो, ठीक है। अब लाइट जो है वो यहाँ एंटर तो हो जाएगी, यहाँ छेद है, यहाँ से लाइट एंटर हो जाएगी, है ना, लाइट यहाँ से एंटर हो जाएगी, मतलब इस छेद के थ्रू ही लाइट जो आएगी वो अलग अलग जगह पे क्या हो जाएगी, एंटर तो हो ही जाएगी, ठीक है। लेकिन वो क्या होगी, परावर्तित तो होगी, तो ये आपस में घूमती रहेगी, जैसे यहाँ से आई तो परावर्तित होगी तो यहीं पे, है ना, यहाँ से आई तो परावर्तित हो गई यहीं पे, इसी के अंदर घूमती रह जाएगी, बाहर जाने का तो रास्ता है ही,
ठीक है। और ये जो इसकी वॉल का टेम्परेचर है, ये जो इसकी दीवार का टेम्परेचर है, ठीक है, ब्लैक बॉडी में वीन्स एक्सपेरिमेंट आप पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। ये जो दीवार का टेम्परेचर है ये हम कांस्टेंट मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी ऐसा मत समझना कि कोई काली चीज हो, वैसे ना देखो नेचुरली अगर हम बात करें तो कोई भी बॉडी 100% ब्लैक बॉडी होती नहीं, 100% तो ब्लैक बॉडी तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कार्बन ब्लैक काफी हद तक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है। आपसे पूछे प्रकृति में ऐसी कौन सी चीज है जो एकदम आदर्श कृष्णी का विकिरण है ना, आदर्श कृष्णी का है, ब्लैक बॉडी है, आइडियल ब्लैक बॉडी है, तो नहीं ऐसा नहीं है। बट हाँ कार्बन ब्लैक काफी हद तक हमारे सिस्टम को क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके चलो, तो इसमें एक छोटा सा हमने छेद बना दिया कि भाई लाइट आई, फोटोन आया या लाइट आई टकराई, बाहर जाने का रास्ता है नहीं, तो वहीं पर रिफ्लेक्ट हुई, तो अंदर ही रह गए सारे रेडिएशंस और वो वहीं परावर्तित हो रही, ठीक है। तो है क्या ब्लैक बॉडी, तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पदार्थ मान लो, एक ऐसा ठोस गोला मान लो जो हर प्रकार की फ्रीक्वेंसी, हर तरीके की आवृत्ति को क्या करता है, अवशोषित करता है। अब जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो क्या करेगा, एमिट करेगा। तो जितनी हर तरह की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जॉर्व करेगा और हर तरह की फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, तो हम कहेंगे वो एमिट कर देगा, बस ऐसा कुछ है, तो वो ब्लैक बॉडी है, ठीक है। तो एक आदर्श बॉडी जो सभी आवृत्तियों को क्या करती है, उत्सर्जित भी करती है और अवशोषित भी करती है, उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। और इनसे एमिट जो रेडिएशंस हैं उनको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं, ठीक है। किसी ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित विकिरण की सटीक आवृत्ति का वितरण केवल उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, भाई आपने इसको कितने टेम्परेचर पे रखा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये अपने वायुमंडल के साथ, वातावरण के साथ क्या आ जाएगी, साम्य में आ जाएगी, है ना। तो मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे तुम मानो कि मान लो कोयला ले लिया, तो कोयले को गर्म करते हैं ना, कोयले को गर्म करते, और वो जितना गर्म होता है धीरे धीरे आप देखोगे उसका कलर चेंज होगा, है ना। तो हम कहते हैं हाँ कोयला गर्म करते हैं तो वो लाल हो जाता है। या हीटर होता है ना, हीटर गर्म करते हैं तो हम कहेंगे हीटर बिल्कुल लाल हो जाता है। और गर्म करो तो तुम कहोगे रेड से वो धीरे धीरे ऑरेंज की तरफ जाने लगता है, ठीक है। और गर्म कर दो, कोयला है पहले लाल था, गर्म क्या ऑरेंज हो गया, और गर्म करो तो तुम कहोगे ऑरेंज येलो, बिल्कुल इंटेंसिटी चेंज होती है, चमक जो है वो अलग अलग हो जाती है। इंटेंसिटी मतलब आपको कितना तीखापन मिल रहा है उस प्रकाश के अंदर, तो हम कहेंगे हाँ ऑरेंज और येलो का मिक्सअप हो जाता है। फिर आप कहोगे भी पीछे जाओ, जैसे विबग्योर है ना, तो आप रेड पे पहुंचे, ऑरेंज पे पहुंचे, ऑरेंज येलो के मिक्सअप पे पहुंचे, है ना। फिर क्या, आप क्या विबग्योर है तो आपको ये नहीं दिख रहा ना, ग्रीन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ ग्रीन, इंडिगो, ये सब तो नहीं दिख रहा है। ब्लू भी आपको कभी कभी दिख जाता है, तो हम कहेंगे हाँ। और लास्ट में जाके आपको बिल्कुल कितना ही तपता हुआ कोयला होगा, आपको व्हाइट दिख जाएगा। तो व्हाइट मतलब 7 रंगों से मिलके बना प्रकाश। भाई सनलाइट भी तुम्हें व्हाइट ही तो दिखती है, लेकिन जब तुम उसको प्रिज्म में से पास करते हो तो तुम्हें 7 रंगों में टूटी हुई दिखती है ना। कभी कभी तुम देखते हो ना कि ना सनलाइट के अंदर तुम्हें बबल्स दिखते हैं, उनमें अलग अलग कलर्स दिख रहे होते, तो हम कहते हैं ना कि हाँ ये 7 रंगों से मिलके बना हुआ प्रकाश है, ठीक है। तो एक्चुअली जो आपका सनलाइट है, जो व्हाइट लाइट है, वो 7 कलर से मिलके बना है। जैसे आप रेनबो कहते हो तो रेनबो में आपको 7 कलर नजर आ जाते हैं, तो 7 है तभी तो वही आपको दिख रहे, ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भी देखो जैसे जैसे हमने गर्म किया ना, तो एक रेड रेडिएशन या रेड कलर में हमें दिखा कि भाई ना ये रेडिएशन छोड़ रहा है, ठीक है। फिर और गर्म किया तो उसका कलर जो है वो ऑरेंज में गया, येलो ऑरेंज तक गया, एंड में जाके हम कहेंगे ब्लू से वो बिल्कुल वाइट ही हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या, तो देखो आप विबग्योर की बात करें, आप किसकी बात करें, तो हम कहेंगे हम विबग्योर की बात करें, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इसकी बात करें। अब रेड से तुम ऑरेंज गए, ऑरेंज येलो की मिक्सचर में गए, फिर ना ब्लू होते होते तुमने कहा नहीं अब तो वाइट दिख रहा है, सारे नहीं दिख पाते हैं ना। तो हम कहेंगे कि पहले भी जब मैंने कोयले को हल्का भी गर्म किया था तब भी वो रेडिएशन छोड़ रहा था, लेकिन वो जो रेडिएशन छोड़ रहा था ना वो इस रेंज के बाहर थे, इंफ्रारेड थे। कम गर्म करूंगी तो एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी कम थी तो एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन देखो, अभी हम आगे पढ़ेंगे। एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन ये आएगा हमारे पास E = hc/λ, ठीक है। तो हल्का गर्म करूंगी ना तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो लैम्डा यानी वेवलेंथ ज़्यादा होगा। ये विजिबल लाइट हम इसमें देख सकते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और जनरली हम मानते भी ये 4000 एंगस्ट्रॉन्ग है और ये 8000 एंगस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब बच्चे ये 8000 एंगस्ट्रॉन्ग है, ये लैम्डा ज़्यादा है तो एनर्जी कम है। अब ये मुझे नजर तो आ रहा है भाई, विबग्योर में विजिबल लाइट बोलते हैं, दृश्य प्रकाश बोलते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं। अब तुम कहो नहीं जब मैंने हल्का सा गर्म किया मुझे तो कोई कलर दिखा ही नहीं, हाँ तो नहीं दिखेगा। अब वो कलर नहीं दिखा क्यों, वो छोड़ तो रहा है ना, तो हम कहेंगे हाँ जितना उसको हमने गर्म किया है तो वो रेडिएशन तो छोड़ रहा है, लेकिन वो इतनी कम एनर्जी के हैं कि वो रेड के बाहर चले गए। और लैम्डा कम कर दूंगी
और लैम्डा बढ़ा दूंगी सॉरी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रेड के बाहर वाला जोन तो मैं कहूँगी इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड में तो मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो बात समझे। तो ये कह रहा है कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी थी, विद्युत चुम्बकीय विकिरण सिद्धांत, कि जब किसी फिलामेंट को, किसी पदार्थ को, किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो वो रेडिएशंस छोड़ती है ना। वो रेडिएशंस कंटिन्यूसली वो क्या करती है, तो हम कहेंगे लगातार वो रेडिएशन छोड़ती है ना। और रेडिएशन छोड़ती है, रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करती, गर्म करते हो तो एब्जॉर्ब भी करेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना वो छोड़ेगी और मेंटेन रहेगी। अब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है और मान लो लगातार छोड़ती जाएगी तो बॉडी ठंडी होती जाएगी, धीरे धीरे कम कर देगी रेडिएशन छोड़ना, पर छोड़ेगी तो हमेशा, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके चलो ये बात तो हमारी क्लियर है कि भाई कोई भी बॉडी को, कोई भी फिलामेंट को गर्म करते हैं तो वो रेडिएशन छोड़ता है, और रेडिएशन क्या करता है, गर्म करने पे एमिट भी करता है। अब हमने एक ऐसा डिजाइन बनाया कि जो हर फ्रीक्वेंसी वाले विकिरण, रेडिएशन यानी विकिरण, हर तरह की आवृत्ति उसके पास कुछ भी आए वो सबको अब्जॉर्ब कर ले, और जितना वो अब्जॉर्ब करे उन सबको वो क्या करे, वापस एमिट भी कर दे। तो हमने एक बॉडी डिजाइन किया है, उसको हमने नाम दिया ब्लैक बॉडी, जो हर प्रकार के विकिरण को अब्जॉर्ब भी कर लेती है और छोड़ भी देती है, ठीक है। ये सेम वैसा है जैसे आपने कोयले को गर्म किया, आपने हीटर को गर्म किया, तो अब धीरे धीरे उसके रंगों में क्या देख रहे हैं, परिवर्तन। टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं आप, वेवलेंथ आपको अलग अलग नजर आ रही है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी यानी प्रकाश की तीव्रता, अब आपको लगे तीव्रता कैसे, तो तीव्रता मतलब वो चमक मान लो उसकी, है ना, इंटेंसिटी मान लो उसकी, जो चमक जो है वो तुम्हें अधिकतम दिखेगी, क्योंकि एकदम लाल था, एकदम चमकता हुआ लाल था तो इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, रेड था पर डल था तो इंटेंसिटी थोड़ी कम थी, ऐसे। तो ये इस तरह का ग्राफ आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो ये फर्स्ट टेम्परेचर जो है ना, ये है आपका T1, ये टेम्परेचर है आपका T1, और ये टेम्परेचर क्या है, T2, और T2 का जो वैल्यू है वो T1 से ज़्यादा है, ठीक है बच्चे। एनसीईआरटी कभी मिस नहीं करेंगे आप लोग, आपको ध्यान रखना है, नीट जेईई की क्वेश्चंस इस पे बेस्ड होते हैं, कभी कभी तो डायरेक्ट ही होते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे है ना आप देख रहे हो वेवलेंथ बढ़ रहा है ना, तो पहले वेवलेंथ बढ़ रहा है तो देखो इंटेंसिटी बढ़ रही है ना, बढ़ते 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 एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे तीव्रता अधिकतम होती है। उसके बाद अगर आप उसके बाद आप क्या देख रहे हो, टेम्परेचर तो कांस्टेंट कर दिया है ना, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में मान लो 1000 और 2000 के बीच मान लो ये, तो ये 1500 है, तो 1500 एंगस्ट्रॉम पे इस की इंटेंसिटी क्या है, इस रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम इस वेवलेंथ पे, है ना। इसके बाद ये वापस क्या होना चालू हो गई, कम हो गई। अब आपने ताप और बढ़ा दिया तो ये ग्राफ का जो मैक्सिमा है ना, अगर आपने ताप और बढ़ा लिया तो आप क्या देख रहे हो, इस ग्राफ का जो मैक्सिमा है ये ऊपर की ओर बढ़ गया। अब ये कह रहा है कि नहीं देखो 1000 एंगस्ट्रॉम पे इंटेंसिटी क्या आई, मैक्सिमम आएगी इस टेम्परेचर पे, उसके बाद में भी घटना चालू होगी, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बदलते हैं तो एक वेवलेंथ की इंटेंसिटी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी एक टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है, उसके बाद में अगर वेवलेंथ बढ़ाए तो इंटेंसिटी घटना स्टार्ट हो जाती। तो पहले तो बढ़ रही थी, मैक्सिमा अचीव किया और उसके बाद में क्या हो गई, घट गई। तो एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पे, है ना, एक निश्चित तापमान पे, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पे प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो अधिकतम होती है, इतनी बात वो कहना चाह रहा है। जैसे देखो मान लो हमने आपको एक वीन्स वाला एक्सपेरिमेंट मिलेगा, उसने क्या किया, जैसे इनकैंडिसेंट बल्ब होता है, मतलब आजकल तो ना अपन एलईडी लाइट होती है, एलसीडी लाइट होती है, पहले तो पता बल्ब लगते थे वो पीले कलर वाले, है ना। तो उसने क्या किया, बल्ब लगा दिया और बल्ब को कनेक्ट कर दिया और बैटरी से, अब मान लो पहले उसने ना 10 वोल्ट का करंट पास किया, तो 10 वोल्ट का करंट पास किया तो वो बल्ब पहले ना गर्म होता है, एलईडी और एलसीडी तो बेटर क्यों है, क्योंकि ये लोग गर्म नहीं होते, हीटिंग फिलामेंट नहीं है ना। लेकिन अब वो बल्ब था वो पहले उसका गर्म होता था, ज़्यादा वॉट का बल्ब लगाते थे तो रोशनी तो ज़्यादा आती थी, तो कमरा एकदम गर्म हो जाता था, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो मैंने देखा कि बल्ब थोड़ा सा गर्म हुआ, लेकिन है ना मुझे बल्ब में कोई ग्लो दिखाई नहीं, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, 20 वोल्ट की बैटरी लगा लेती हूँ। तो अगर मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई तो मैंने देखा कि बल्ब थोड़ा और गर्म हुआ और हल्की हल्की मुझे वेवलेंथ दिखी, मान लो मुझे हल्का सा लाल रंग दिखा, ठीक है। फिर मैंने बैटरी की वोल्टेज और बढ़ा दी, ज़्यादा करंट पास करूँ, तो मैंने ज़्यादा एनर्जी दी उसको, बल्ब और गर्म हुआ और मैंने देखा रेड जो है वो एकदम पर्टिकुलर रेड जो एकदम तीखा रेड हो गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला रेड मुझे दिख गया, क्या ब्लड रेड दिख रहा है। फिर मैंने वोल्टेज और बढ़ा दिया, तो रेड से मैं क्या देख रही हूँ, तो ऑरेंज की तरफ जा रहा है, और बढ़ा दो वोल्टेज तो वो क्या जा रहा है, येलो की तरफ जा रहा है। तो जितना ज़्यादा बल्ब गर्म हो रहा है
है ना, और जितनी ज़्यादा मैं उसको क्या कर रही हूँ, एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं देख रही हूँ किसी एक वेवलेंथ की इंटेंसिटी क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको वही बताता है कि देखो पहले हमने 3000 केल्विन पे एक्सपेरिमेंट करा है, तो देखो सबसे जो लोवेस्ट लाइन दिख रही है 3000 केल्विन में, हमने देखा बल्ब ग्लो हो ही नहीं मान लो, फिर हमने ताप बढ़ा दिया, मान लो 4000 केल्विन कर दी, तो 4000 केल्विन पे तुम देखो तुम्हें यहाँ ये ग्राफ का मैक्सिमा यहाँ है, तो आपको ये मान लो ऑरेंज कलर का दिखा कि हाँ भाई ये ऑरेंज कलर आ रहा है। फिर हमने क्या किया, ताप और बढ़ा दिया, मान लो 5000 केल्विन कर दी, तो हमें क्या दिखा कि देखो ये ग्राफ का मैक्सिमा ये है ना, तो हमने कहा देखो ये 600 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ है, या 6000 एंगस्ट्रॉम बोल दो, ये वेवलेंथ जो है 6000 एंगस्ट्रॉम पे, यहाँ पे क्या होता है इंटेंसिटी, यानी कि ये स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी बोल दो, इसको तीव्रता बोल दो, ये अधिकतम। अब देखो 6000 केल्विन पे हमने वापस ग्राफ लिया, तो जैसे जैसे तुम शुरू में वेवलेंथ बढ़ाते हो तो इंटेंसिटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, आपको एक पॉइंट पे अधिकतम मिलती है कि एक अधिकतम तरंग दैर्घ्य पे आपको इंटेंसिटी भी क्या मिलेगी, मैक्सिमम। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है ये इंटेंसिटी भी क्या हो रही है, घट रही, और ये चीज़ आपने 7000 केल्विन पे कर दी। तो आपको देखो बच्चों ध्यान क्या रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन में क्या फंसोगे, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट कर रहा हूँ, तो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ इंटेंसिटी यानी प्रकाश की तीव्रता, है ना, ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट हो रहा है, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में, है ना, और ग्राफ आपका जो है ये यूं जाएगा। ठीक है, पहला टेम्परेचर तो हम कहेंगे पहले हम टेम्परेचर कम रख लेंगे T1, फिर बढ़ा के और रख लेंगे T2 और बढ़ा के और रख लेंगे T3। तो पहले हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे अधिकतम तीव्रता मिल रही थी, ताप बढ़ाया तो हमने कहा कि देखो दूसरी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे तीव्रता अधिकतम, और टेम्परेचर बढ़ाया तो हमें और ये इंटेंसिटी जो है अधिकतम किसी और वेवलेंथ पे मिली। अब जरूरी नहीं है कि ये मैक्सिमा आपका जो है राइट में शिफ्ट हो, ये फिक्स है कि भाई हाँ ये 7000 केल्विन पे इस वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो एक निश्चित ताप पे एक निश्चित तरंग दैर्घ्य वाले विकिरण की तीव्रता अधिकतम होती है कि भाई इस टेम्परेचर पे रेड मैक्सिमम दिखेगा, इस पे आपको येलो मैक्सिमम दिखेगा, इस पे आपको ऑरेंज मैक्सिमम दिखेगा, ये फिक्स है ना। और ये जो है ये आपको ग्राफ जो है ये रिलेशन दे रहा है आपको इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में अलग अलग टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझे, इस तरह का हमने एक डिज़ाइन किया है, एक पदार्थ बनाया है, एक बॉडी बनाई है ना, जो क्या कर रही है, सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है और उनको छोड़ रही है ना। तो ये कह रहा है कि मतलब एक रेडिएशन आया उसको छोड़ा, फिर दूसरा आया उसको छोड़ा, तीसरा आया उसको छोड़ा, तभी तो तुम्हारे रंग अलग अलग आ रहे हैं, रुक रुक के आ रहे हैं। अगर कंटिन्यू होता तो आपके रंग सारे जो है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाने चाहिए थे, आपको दिखता ही नहीं, पहले रेड आया फिर येलो आया फिर ऑरेंज आया फिर वाइट हो रहा है, आपको क्यों दिखता है कि कंटिन्यू होता ना, मतलब रंग आराम से चेंज हो जाते, है ना। आपने देखा मैंने कोयले को गर्म किया तो पहले लाल हुआ, फिर तप्ता गर्म किया और लाल हुआ, एकदम ब्लड रेड हो गया, अब वो ऑरेंज की तरफ चला गया। तो बच्चे आप रुक रहे हैं ना, पहले आप रेड पे रुके, फिर आप ब्लड रेड पे रुके, फिर एकदम लश्यस चमकता हुआ रेड था उस पर रुके, उसके बाद आप ऑरेंज पे गए, तो रुक रहे हैं, है ना। अब यहाँ आया प्लैंक, क्यों भाई रुक क्यों रहे हो, है ना, रुक क्यों रहे हो। रुकना मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ी चढ़ते ना तो ऐसे थोड़ा कि एक खट 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 ऐसे नहीं होता, सीढ़ी चढ़ते पहले एक सीढ़ी पे पाँव रखेंगे, दोनों पाँव हवा में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक सीढ़ी पे पाँव होगा फिर दूसरी पे पाँव होगा फिर तीसरी पे पाँव होगा फिर चौथी पे पाँव होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप चढ़ेगी। लेकिन अगर कंटिन्यूटी होती तो सीढ़ी नहीं होती ना, वो स्लाइड होती। स्लाइड क्या होती है, मान लो फिसल गई एकदम से। तो प्लैंक कह रहा है कि रेडिएशन आपको रुक रुक के मिल रहा है, इसका मतलब एनर्जी जो है ना भाई, रेडिएशन लैम्डा आ रहा है, कलर आ रहा है मतलब लैम्डा है, और लैम्डा है मतलब क्या, एनर्जी है। तो एनर्जी जो है वो तुम्हें कंटिन्यू नहीं मिल रही, रुक रुक के मिल रही है ना। एक पैकेट आया रुक जाओ, फिर एक पैकेट आया फिर रुको। तो प्लैंक क्वांटम थियरी, इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक है वो है प्लैंक क्वांटम थियरी। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो पहले इसको देख लेते हैं। तो भाई दिए गए टेम्परेचर पे एमिटेड रेडिएशन, उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो पहले तो बढ़ गई थी, फिर अपने मैक्सिमा पे है ना, एक तरंग दैर्घ्य पर ये क्या होती है, तीव्रता अधिकतम होती है। उसके बाद अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ा तो ये घटना चालू हो गई। तो हमने कहा ये है। फिर टेम्परेचर बढ़ाओ तो ये हमें ग्राफ ऐसा मिलेगा, और बढ़ाओ तो ऐसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब बस आप इस बात को पकड़ लो कि यार ये रुक रुक के क्यों चल रहा है। तो इसके बाद आती है हमारी प्लैंक क्वांटम थियरी। प्लैंक क्या सजेस्ट कर रहा है हमें, तो देखो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत,
ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना की व्याख्या करने के बाद 1900 के अंदर प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत को सामने रखा और आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को और आगे बढ़ाया। प्लैंक कह रहा है कि अच्छा पहले तो तुम लाल पे रुके, फिर तीखे लाल पे रुके, एकदम ब्लड रेड पे रुक गए, फिर ऑरेंज पे रुक गए। जैसे जैसे हमने गर्म किया वैसे वैसे कोयले का रंग चेंज हुआ, है ना। ब्लैक बॉडी भी क्या कर रही है, एक तरह से अगर रेडिएशन छोड़ेगी तो कलर तो दिखेगा ना, तो जब कलर आपके विजिबल रेंज में आएगा तो वो में दिखता जाएगा कि हाँ भाई हाँ पहले ये इतना हुआ इतना हुआ इतना हुआ, ठीक है। तो प्लैंक क्या कह रहा है कि भाई प्लैंक क्या कह रहा है, तो भाई प्लैंक कह रहा है कि एनर्जी जो है ना वो क्वांटाइज्ड है। और क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, तो देखो मैंने ना यहाँ एक स्लाइड बना दी, ठीक है, और मैंने कहा कि यहाँ ऐसा करो, ये बॉल है, तो तुम कहोगे कि ये बॉल पर्टिकुलर टाइम पे कहाँ है, ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये तो एक ही बार में धड़ धड़ करके क्या आएगी, नीचे आएगी। लेकिन अगर है ना ये ऐसे होता, मान लो ये स्टेप्स होते, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर देती, बॉल रख देती, तो तुम कहोगे मैं हर टाइम पे आपको बता सकता हूँ कि भाई 1 सेकेंड में बॉल कहाँ थी, दूसरे पे बॉल कहाँ थी और तीसरे पे कहाँ थी। मतलब हर सीढ़ी पे बॉल क्या करेगी, तो तुम कहोगे टपका खाएगी, टपका खाएगी, है ना, रुकेगी फिर आगे बढ़ेगी फिर आगे बढ़ेगी। तो एक टाइम में तुम कह सकते हो कि बॉल पहली पे है, दूसरी पे है, तीसरी पे, है ना। मैं कहूँगी t बराबर 10 सेकेंड पे 2.5 सीढ़ी पे गया, या 2.5 सीढ़ी पे बॉल किस 2.5 सीढ़ी पे जब बॉल थी तो टाइम क्या हुआ था, तो तुम कहोगे नहीं पहली का है, दूसरी का है, तीसरी का है, 2.5 सीढ़ी का है। हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो पहली दूसरी तीसरी चौथी, दोनों पाँव हवा में हो नहीं सकते, है ना। तो हम पर्टिकुलर एक टाइम में एक सीढ़ी पे एक स्टेप पे होते हैं। तो ये अगर एनर्जी इस तरह से है तो इसे हम कहते हैं क्वांटाइज्ड, है ना। प्लैंक का क्या मानना है कि ऊर्जा जो है वो क्वांटीकृत होती है, और बच्चे समझ नहीं पाते कि क्वांटाइज्ड ये शब्द क्या है। और अगर इसे स्लाइड से फिसलते हैं ना बच्चे, तो ये रेखीय नहीं, ये लगातार, कंटिन्यूअस, हिंदी में क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस को, लगातार, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि ऊर्जा लगातार है तो हम कहेंगे क्या ऐसे है, और ऊर्जा क्वांटाइज्ड है मतलब रुक रुक के, तो कलर तो हमें रुक रुक के मिला था, ऐसे तो नहीं रेड के बाद ब्लड रेड हो गया पता ही नहीं चला, काफ़ी देर तक रेड ही था, फिर ब्लड रेड था तो काफ़ी देर तक ब्लड रेड था, फिर ऑरेंज हुआ तो काफ़ी देर बाद वो क्या हुआ, ऑरेंज हुआ और रुका हुआ था। तो प्लैंक क्या मान रहा है कि एनर्जी ऐसे होती है क्वांटाइज्ड, ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, इन पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं। कोई भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ रहे हैं ना हम, कोई भी एनर्जी हो तो वो क्वांटा के रूप में होती है। और अब उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अगर मैं लाइट ले लेती हूँ, दृश्य प्रकाश ले लेती हूँ, विजिबल जोन ले लेती हूँ, तो उसी क्वांटा को मैं फोटोन बोलूँगी। आई बात समझ में। वैसे तो लाइट किस फॉर्म में है, एनर्जी किस फॉर्म में, क्वांटाइज्ड फॉर्म में। ऊर्जा कभी भी लगातार नहीं होती है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ प्रकाश ऊर्जा की बात करूं तो उन छोटे छोटे पैकेट्स को क्वांटा नहीं बोल के मैं फोटोन बोल दूंगी। तो सारे फोटोन क्वांटा है, लेकिन सारे क्वांटा फोटोन नहीं, क्योंकि क्वांटा तो रेडियो वेव का भी हो सकता है, क्वांटा तो माइक्रोवेव का भी हो सकता है, लेकिन फोटोन सिर्फ लाइट वेव का होगा। आई बात समझ में। ये सारा जो हमारा थियरी चल रहा है ना, सारा गोलमाल जो चल रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे, विद्युत चुंबकीय विकिरण पे चल रहा है, जो प्रकाश के वेग से चल रहा है, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो भाई एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, मतलब एनर्जी इस तरह से होती है, और एक प्रॉपर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी, उसकी ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। तो अगर मैं तुमसे कहूँ एक फोटोन की एनर्जी, तो प्लैंक कह रहा है ऊर्जा फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और E बराबर h न्यू एक फोटोन की एनर्जी। अब एक फोटोन तो नहीं, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो तुम कहोगे h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, 5h न्यू, लेकिन 5.5h न्यू तो नहीं होगा, है ना। एनर्जी जो होगी बच्चे वो NH न्यू होगी, क्योंकि पैकेट आया तो एक पैकेट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 2.5 पैकेट आए, तो 2.5 पैकेट कैसे आएंगे, या तो 2 आएंगे या 3 आएंगे, 2.5 पैकेट कैसे आएगा, तो फिर पैकेट होल नंबर में आएगा, तो एनर्जी भी क्या होगी, h न्यू के पैकेट से, तो h न्यू 1 2 3 4 5 10 होगा, लेकिन 10.5 होगा, तो तुम कहोगे नहीं, तो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, E बराबर 5.5 h न्यू, तो तुम कहोगे नहीं भाई 5.5 h न्यू तो गलत है, h न्यू का होल नंबर मल्टीपल चलता है,
बात समझ में आ गई? ठीक है, तो प्लैंक क्वांटम थियरी, अब हमारे पास प्लैंक आ चुका है। प्लैंक क्या कह रहा है, एनर्जी जो है वो छोटे पैकेट्स के रूप में होती। अब चाहे वो छोड़ रही हो चाहे एब्जॉर्ब कर रही हो, ऊर्जा चाहे उत्सर्जित हो रही हो चाहे ऊर्जा अवशोषित हो रही हो, हमारे को मतलब नहीं है। ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, हर पैकेट को हम क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है, तो इसको आप लिखो E प्रोपोर्शनल टू न्यू, और E इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे H न्यू, है ना। और E तो हो गया एनर्जी, न्यू क्या हो गया आवृत्ति, और H क्या है, तो भाई H प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, H न्यू। तो H बराबर क्या हुआ, E बाय न्यू। E एनर्जी है जूल, और न्यू क्या था, समय इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, तो जूल इंटू सेकेंड। आई बात समझ में? ठीक है, तो प्लैंक के अनुसार एनर्जी H न्यू हो सकती है ना, एनर्जी 2H न्यू हो सकती है, 3H न्यू हो सकती है, 0H न्यू, कोई फोटोन आया ही नहीं, क्वांटम आया ही नहीं, तो 0H न्यू हो सकती है ना। तो N फोटॉन्स की एनर्जी जो है वो NH न्यू हो सकती है। आई बात समझ में? होल नंबर में रहेगा, ठीक है। तो प्लैंक क्वांटम थियरी को एक बार डिस्कस करें तो हम कहेंगे, देखो प्लैंक के अनुसार एनर्जी ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, E बराबर H का फॉर्मूला लिखेंगे आप। ये क्या है, तो भाई ये है एक फोटोन की ऊर्जा। थोड़ी देर में आपसे पूछेगा लो 10 फोटोन की ऊर्जा बताओ, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना भाई। तो फिलहाल एक फोटोन की एनर्जी, तो हम कहेंगे E बराबर H न्यू, तो E इक्वल्स टू NH न्यू। तो बेटा E इक्वल्स टू NH न्यू जो है वो है N फोटॉन्स की ऊर्जा, है ना, N फोटॉन की ऊर्जा, E इक्वल्स टू NH न्यू। अब हम सबको पता है कि भाई न्यू बराबर तो C बाय लेमडा होता है, पता है न्यू बराबर C बाय लेमडा, तो E इक्वल्स टू HC बाय लेमडा, है ना, E बराबर HC बाय लेमडा। तो वापस ये क्या है, तो भाई ये एक फोटॉन की ऊर्जा है। आपसे पूछा जाए एक फोटॉन की एनर्जी, तो E इक्वल्स टू HC बाय लेमडा। और अगर मैं कहूँ कि नहीं N फोटॉन्स की एनर्जी, तो आप कह देना E इक्वल्स टू NHC बाय लेमडा। इक्वेशन 4 ये हो गया N फोटॉन की ऊर्जा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में आ गया। ब्लैक बॉडी क्या होता है, कार्बन ब्लैक को ब्लैक बॉडी कंसीडर कर सकते हैं, है ना। फिर ब्लैक बॉडी से हमें पता चला गया रेडिएशन तो रुक रुक के चल रहे, तो रेडिएशन रुक रुक के चल रहे, एक प्रॉपर टेम्परेचर पे एक फिक्स वेवलेंथ वाली रेडिएशन की क्या बोलते हैं इंटेंसिटी अधिकतम होती है, तीव्रता अधिकतम होती है। फिर हम देखेंगे वेवलेंथ बढ़ा रहे हो तब भी तीव्रता गिर रही, और वेवलेंथ घट रहा था तब भी तीव्रता गिर रही थी। एक अधिकतम तरंग दैर्घ्य की तीव्रता अधिकतम होती है एक निश्चित ताप पे। फिर हमने कहा अच्छा रुक रुक के चल रहा है मतलब क्वांटाइज्ड, रुक या एक एक पैकेट गिन रहे हो मतलब क्वांटाइज्ड, तो एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। ये प्लैंक का कॉन्सेप्ट है। बोर्स मॉडल इसके बाद इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि है ना बोर्स मॉडल बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थियरी, है ना। अब प्लैंक तो देखो विकिरण की कणीय प्रकृति को सपोर्ट कर रहा है, तो आज तक जिनको तुम तरंग तरंग मान के चल रहे थे, थोड़ा टाइम आपको नहीं हो तो कण है, तो फंस गए यार, कण है कि तरंग है, तो दोनों है। जैसे एक ही कॉइन है तो भाई हेड भी उसी में टेल भी उसमें, है ना। तो मुझे अगर कोई रेडिएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाना है तो मैं कहूँगी तुम इसको रेडिएशन को क्या मानो, तुम इसको कण मान लो। लेकिन मुझे अपवर्तन समझाना है, परावर्तन समझाना है, तो मैं कहूँगी तुम इसको तरंग मानो। अब तो कभी ये मानो कभी वो मानो, नहीं, दोनों उसके अंदर ही है ना, हेड भी वही है टेल भी वही है, तो दोनों ही नेचर शो करता है। तो कुछ प्रॉपर्टी को हम वेव नेचर से समझाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को हम पार्टिकल नेचर से समझाते हैं। तो हम मान के चलते भी दोनों नेचर होती है ना, किसी भी पदार्थ की, इवन हमारी तुम्हारी सबकी डबल नेचर होती है, द्वैत प्रकृति होती है। तो अभी तक तो चलो विद्युत चुंबकीय विकिरणों की बात चल रही थी, डी ब्रोगली आएगा तो फिर सबकी आ जाएगी, ठीक है। तो चलो हमने यहाँ तक कंसीडर कर लिया कि चलो भाई एक फोटोन की एनर्जी थी, एन फोटोन की इतनी है, वेवलेंथ की रिस्पेक्ट में ये है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बता दी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, सिंपल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थियरी।
तो देखो पहला सवाल है आपके पास 5 × 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना करो। तो बच्चे 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी, तुम्हें पता है 1 फोटोन की एनर्जी तो है E = h न्यू, है ना, E = h न्यू, तो मैं कहूँगी ये तो 1 फोटोन की ऊर्जा। अब बच्चे आपसे 1 फोटोन की तो पूछी नहीं, इसने आपसे क्या पूछी है 1 मोल फोटोन। तो अब मैं तुम्हें कहूँगी 1 डजन, तो तुम कहोगे डजन होता तो मैडम 12 का निकाल दो, किलो तो तुम कहोगे 1000 का निकाल दो। तो 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल में कितनी संख्या है, तो हम कहेंगे 6.02 × 10⁻23। तो इतनी संख्याओं की एनर्जी निकाल दो, ठीक है। तो E = Na मल्टीप्लाई विद h न्यू, ये क्या है, तो ये 1 मोल फोटोन की एनर्जी है, ठीक है। 1 मोल फोटोन की एनर्जी E = Na × h न्यू, ठीक है। अब एनर्जी निकालते तो बच्चे Na एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23, h तो h प्लैंक कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34, और न्यू तो फ्रीक्वेंसी, तो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, तो 5 × 10⁻14, ठीक है। अब देखो, अब 10⁻34 और 10⁻14 कैंसिल हो जाएंगे, तो 34 में से 14 लेस करूँ तो कितना हो गया 20 माइनस का। अब 10⁻−20 और 10⁻23 कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास बच रहा है 10⁻3, है ना, और बाकी क्या बच रहा है, तो बच रहा है 6.02 × 6.62 × 5 × 10⁻3, और आंसर है जूल के अंदर, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका, बाकी इसको सॉल्व कर लेना है, ये आपका 1 मोल फोटोन का एनर्जी, अगेन क्वेश्चन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 100 वाट का एक बल्ब है, 400 नैनोमीटर वाली तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश, व्हाइट कलर की लाइट होती है ना, है ना, श्वेत एक वर्णी, एक ही रंग दिखता है आपको, होता तो 7 रंग का है, ठीक है। एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है, बल्ब द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या। तो बच्चे वाट से क्या समझे, 100 वाट का बल्ब है ना, वाट मतलब पावर, वाट मतलब क्या होता है पावर, और पावर क्या होता है तो हम कहेंगे जूल पर सेकेंड, है ना, पावर क्या होता है जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो 100 वाट का बल्ब है, तो मैं कहूँगी एनर्जी अपॉन टाइम, जूल प्रति सेकेंड है ना बेटा, तो एनर्जी बटे टाइम कितना दिया है 100, ठीक है। 400 नैनोमीटर वाली लाइट, तो लैम्डा हो गया 400, नैनो मतलब 10⁻⁻9, ठीक है। तो 100 वाट का बल्ब हो गया, 400 नैनोमीटर वाली लाइट। अब बल्ब द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटॉन्स की संख्या निकालो, ठीक है। तो आप एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए, तो एनर्जी का फॉर्मूला है E = hc/λ, है ना, तो मैं कहूँगी ठीक है E = hc/λ। अब मैंने यहाँ T से डिवाइड कर दिया, मैंने क्या किया दोनों साइड T से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी मैंने कर दिया टाइम और यहाँ पे भी मैंने कर दिया टाइम, और ये लिख दिया मैंने hc/λ। तो बेटा एनर्जी अपॉन टाइम क्या है, ये रहा पावर, है ना, पावर क्या थी वाट, क्या था पावर था ना, जूल पर सेकेंड। तो एनर्जी बाय टाइम इसकी जगह में लिख देती हूँ 100 वाट का बल्ब 100 जूल प्रति सेकेंड। n/t मुझे फाइंड करना है, h की वैल्यू आपको पता है 6.62 10⁻⁻34, c की वैल्यू है 3 × 10⁸, और लेमडा कितना है 400 × 10⁻⁻9। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से तुम्हें क्या फाइंड करना है, तो यहाँ से तुम्हें n/t फाइंड करना है, क्लियर। तो n/t फाइंड कर लो, 100 × 400 × 10⁻t है ना, और डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा फोटॉन्स प्रति सेकेंड। आपसे ये तो पूछा है बल्ब द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या, तो n क्या है नंबर ऑफ फोटोन, t क्या है टाइम, तो यूनिट नहीं लिखना है, आंसर जो भी निकालोगे ना मात्रक नहीं आएगा क्योंकि वो फोटोन प्रति सेकेंड है।
तो यहाँ तुम फाइंड कर लोगे n/t। क्लियर? क्वेश्चन एनसीईआरटी में सॉल्व है, आंसर मैच कर लोगे। है कोई दिक्कत है? सिंपल सवाल है ना। तो प्लैंक क्वांटम थियरी क्लियर, E बराबर h न्यू, E बराबर hc बाय लेमडा और E बराबर nhc बाय लेमडा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हाँ, जब 300 नैनोमीटर वेवलेंथ का विकिरण सोडियम धातु की सतह पर टकराता है तो देखो लैम्डा जो रेडिएशन गिरा है वो है 300 नैनोमीटर, नैनो यानी 300 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, सोडियम धातु की सतह पर टकराया तो 1.68 इंटू 10⁵ जूल प्रति मोल गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित हुए। ठीक है, तो भाई काइनेटिक एनर्जी जो हमें मिली वो 1.68 इंटू 10⁵ जूल प्रति मोल, मतलब समझे 1 मोल n इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा इतनी है। यहाँ थोड़ा गेम है, देखो जूल प्रति मोल है ना। मैं तुम्हें कहूँ 1 डजन की कॉस्ट इतनी है तो मैं तुम्हें 12 की कॉस्ट बता रही हूँ ना। तुम्हें तो एक की चाहिए, हमने पढ़ा ना रुक रुक के चलता है, 1 फोटोन गिरता है 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है। प्रकृति क्या है? कणीय प्रकृति है ना, कण कोई लगातार तो है नहीं, लगातार तो तरंग होती। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, फिर किस प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अधिकतम तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो पहले तो ये मुझे एनर्जी मिली जूल पर मोल, तो मैं क्या करूंगी भाई, मुझे 1 मोल की एनर्जी बताओ। ठीक है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताओ। तो हम कहेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तो वो है 1.68 इंटू 10⁵। तो बच्चा 1 मोल मतलब Na है ना, 1 मोल मतलब Na इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा इतनी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बताइए। तो 1 इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बता दो, सॉल्व कर लो इसको। तो हम कहेंगे 1.6 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय Na कर लो, 6.02 इंटू 10⁻23 जूल। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो देखो 300 नैनोमीटर की लाइट तुम गिरा रहे हो तो इतनी काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकल रहे, इतनी काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब थोड़ा सा इसको और समझो। देखो ये सोडियम परमाणु है ना, ये मान लो तुम्हारा सोडियम परमाणु, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। तुमने कहा कि मैंने इस पे 300 नैनोमीटर वाला प्रकाश गिराया। ठीक है, 300 नैनोमीटर वाली लाइट आई और गिरी, ये निकला, ये आकर्षण से बंधा हुआ था है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक के आकर्षण से बंधा हुआ था। तो हमने कहा ये तो निकला, इसके आकर्षण को भी छोड़ा और ये दौड़ा और इसकी गतिज ऊर्जा भी हमें मिल गई और वो गतिज ऊर्जा हमने निकाल दी। ठीक है ना, कितनी निकाली, तो 1 मोल की दी हुई थी, हमने 1 की निकाल दी। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले क्या, 1.6 10⁵ और 10⁻23 को कैंसिल किया तो ये कितना है 18 है ना, और 1.6 डिवाइडेड बाय 6.02 कर देते हैं। 1.6 डिवाइडेड बाय 6.02 तो ये है 2.66 नहीं 0.2। ठीक है, 0.26 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, तो चलो, तो हमने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन आया ये है 0.26 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, अब हुआ क्या कि तुमने तो 300 नैनोमीटर वाला लाइट डाला, तो ये एक तो इसके आकर्षण से बंधा हुआ था, तो पहले तो इससे छुटकारा पाने के लिए है ना, मतलब जैसे मान लो जेल में कह दिए तो तुमने जमानत दे दी। ठीक है, अब हम कह रही थी ना, तुमने पता नहीं इतनी जमानत दी होगी, एक्स जमानत दी होगी, वो मुझे नहीं पता, और जो कैदी निकला उसके पास 10,000 रुपये कैश थे, तो 10,000 तो उसके पास कैश थे, तो इतनी एनर्जी तो उसके पास ऑलरेडी है, जबकि उसकी तो थी नहीं, वो तो बंधा हुआ था, कैदी तो बंद था है ना। तो तुमने कितना पेमेंट किया होगा, तो हम कहेंगे देखो एक तो उसको छुड़ाने के लिए प्लस उसको जो तुम्हें कैश दिख रहा है, मैं मान लो तुमने एक्स मनी दिया, 1,000 दिए, मुझे पता नहीं कितने दिए,
तो बेल के लिए कितना चाहिए था, तो बेल के लिए मान लो 10,000 चाहिए थे, तो 10,000 तो तुम्हारा खर्चा हुआ। और तुम कह रहे हो 10,000 की एनर्जी से वो दौड़ भी रहा है, 10,000 उसके पास कैश भी है, मतलब तुमने कुल मिला के 20,000 खर्चा किया। तो ये कह रहा है तुमने जो एनर्जी फेंका है ना बच्चे, तुमने जो फोटोन फेंका है वो ई बराबर hc बाई लैम्डा वाला फेंका है। 300 नैनोमीटर मतलब क्या, ई बराबर hc बाई लैम्डा। अब h और c की वैल्यू पता है तुम्हें, 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और c है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लैम्डा कितना है, तो हम कहेंगे 300 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, तो अब ये 3 तो कैंसिल कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ मेरे पास एनर्जी जो आई, जो फोटोन हमने फेंका वो है 6.62। अब देखो 10 की पावर माइनस 9 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 17 और 2 कम कर देती हूँ 10 की पावर 15 ठीक है ना। 9 और 18 सॉरी 9 और 8 17 में से 2 कम कर देती हूँ 15 34 में से 15 कम कर दो तो 10 की पावर माइनस 90। तो भाई इतनी एनर्जी का फोटोन तो हमने फेंका और इस स्पीड से ये दौड़ रहा है। इसको और सेट कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, क्या करो इसको मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2.6 और 8 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो देखो बेल की टोटल मनी जो हमने दी, तो हम कहेंगे टोटल मनी तो हमने इतनी दे दी भाई, है ना, हमने 20,000 रुपये दे दिए। ठीक है, और आपने कहा कि जो कैदी निकल रहा है वो 10,000 लेके जा रहा है, तो मतलब वहाँ उसको छुड़ाने का जो खर्चा है ना वो कितना है, तो 20,000 माइनस 10,000। तो मैंने तो इस एनर्जी का फोटोन फेंका और इलेक्ट्रॉन जो दौड़ रहा है ना वो ये एनर्जी लेके दौड़ रहा है, तो इस अट्रैक्शन से बंधा हुआ था ना वो कितनी है वो बता दो, तो माइनस कर दो। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, नाभिक के आकर्षण से बंधी हुई ऊर्जा है ना। और आपसे पूछा गया, वैसे एक बार चेक करें, तो आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए ऊर्जा, ठीक है, कितनी होगी, तो ये हमने दी थी और ये उसके पास बची है, माइनस कर देते हैं, तो 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, तो 10 टू द पावर माइनस 19 कॉमन ले लो, 6.62 माइनस 2.6। ठीक है, ये आ गया जूल। ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा। और इसी का वेवलेंथ निकालना है तो उसको hc बाई लैम्डा के बराबर कर दो भाई, ये माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको hc बाई लैम्डा के बराबर कर दो, तो इस एनर्जी की वेवलेंथ कितनी है तो वो भी आ जाएगा। बात समझ में आई, है ना भाई। तुमने 300 नैनोमीटर वाला, है ना, तुम्हारे पास लैम्डा है, 300 नैनोमीटर वाला फोटोन तुमने सोडियम पे फेंका, आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन निकला ना उसकी गतिज ऊर्जा इतनी है, वो मुझे जूल प्रति मोल में दी हुई थी, तो 1 मोल की ऊर्जा इतनी थी तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल दी। ठीक है, तो देखो 1 फोटोन गिरा 1 इलेक्ट्रॉन निकला। आगे हालांकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन यहाँ आ गया है, बट कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। तो हम कहेंगे ठीक है, मैंने इतनी एनर्जी वाला फोटोन फेंका और इतनी एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकला, तो बीच का खर्चा, तो भाई नाभिक ने भी तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने आकर्षण से बांध रखा होगा, तो जो मैंने दिया है, मान लो मैंने 100 रुपये खर्च किए और सामने वाला 20 रुपये लेके जा रहा है, तो 80 तो इसको छुड़ाने में खर्च हुए होंगे। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी है और ये उसके पास जो बची हुई एनर्जी है वो है, तो इनको माइनस कर दूं तो ये खर्चा आ जाएगा ना किस आकर्षण से बंधा हुआ है वो। अब वो कह रहा है इसकी वेवलेंथ निकाल दो, तो इसी को hc बाई लैम्डा के बराबर करके एनर्जी तुम्हारे पास है ही, लैम्डा फाइंड कर लेना, सिंपल है। तो आज की क्लास में हमने सीख लिया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक क्वांटम थियरी, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत, एक फोटोन की एनर्जी, है ना, एनर्जी और फोटोन के अंदर रिलेशन, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, ऊर्जा क्वांटम के रूप में होती है, विकिरण जो है वो क्या होते हैं, विकिरण एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म, विकिरण की एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होती है। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हो तो हम अभी ये रेगुलर चल रहा है, इसको हम आने वाली क्लासेस में ले लेंगे। ठीक है, और अभी तक इस लेक्चर को देख रहे हैं, इसका मतलब बने हुए हैं आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, तो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक तो बनता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।